गुड मॉर्निंग। सब जने सेटल हो गए? कितने जने एब्सेंट है? दो। क्यों दोनों कहाँ से गायब हो गए साथ में? पता है नहीं पता है? पता नहीं। नंदिश अभी गायब हुआ। चलो आज नया चैप्टर स्टार्ट करना है, मटेरियल कॉस्ट। ओपन योर बुक्स। बातें हो गई क्या तुम्हारी? मैं स्टार्ट करूं पढ़ाना? अच्छे से बैठो, बुक्स निकालो, कुछ तो एटलीस्ट इतना तो शर्म होना चाहिए कि फैकल्टी लेट आ रही है तो जब तक हम बुक्स तो निकाल ले करके। ये भी चीज तुमको सिखाना पड़ेगा क्या? मेरा वहां पे सेशन एक्सटेंड हो गया तो आप लोग यहाँ पे टाइम पास करते रह रहे, बुक्स भी नहीं निकाले। क्वेश्चन बैंक निकालो, नोट्स निकालो आपका। हाँ ठीक है। अच्छा, स्टडी मैट कौन कौन नहीं लाया है? लेकिन लाया नहीं। एक दो तीन। किस खुशी में? आप लोग ने एक रिजोल्यूशन पास किए थे, सबसे परमिशन लिए थे, तो हमने तो अलाउ किया आपको। नो कुछ नहीं कर सकते तुम लोगों का। मैं क्यों? मना नहीं है। हो गया? स्टार्ट करें? हो गई बात? तुम लोगों के साथ बात करना बहुत बेकार है। बस हो गया। आज मत भटको, अभी स्टेशन पे आ जाओ। चलो, मटेरियल कॉस्ट, ये चैप्टर में पढ़ेंगे मटेरियल का खर्चा क्या होता है। मटेरियल क्या होता है सबसे पहले तो वो देखो। तो ओपन योर नोट्स, राइट डाउन। चैप्टर 1 में ही कंटिन्यू करना होगा तो बात अलग है, हेडिंग डालना ही पड़ेगा नहीं तो। यानी ऐसे सिली क्वेश्चंस पूछना चालू कर दोगे तो फिर। हाँ ठीक है, चलो। यस, मटेरियल कॉस्ट लिखो। समर्थ क्या हो गया?
आपको सिर्फ इम्पोर्टेंस तक के लिखना है, इम्पोर्टेंस के नीचे का नहीं लिखना है। लिख लिया? उसके बाद ये लिखो। इम्पोर्टेंस नहीं दिख रहा क्या आपको? डन। ये लिखना है। कुछ याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है? वापस लिखना है। चैप्टर 1 में लिखा है ना? अभी भी लिखना है। आएगा ना?
डन डन एवरीवन. मीका डन. सृष्टि. सफवान. क्या बोला है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मटेरियल? कोई भी कमोडिटी, ऑब्जेक्ट जो फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए काम आता है. बेसिकली रॉ मटेरियल की बात हो रही है कि यहाँ पे मटेरियल में रॉ मटेरियल की बात हो रही है? सिर्फ रॉ मटेरियल की हो रही है क्या? नहीं, सब काइंड ऑफ मटेरियल की बात हो रही है. जैसे अगर मैं कोई ट्रेडिंग कंपनी हूँ, किस चीज की ट्रेडिंग कंपनी लेते हैं आज? मैं स्टेशनरी बेचती हूँ, मैं कैलकुलेटर सेल करती हूँ. मैं कैलकुलेटर परचेज करके लाई. इट इज अ फिजिकल ऑब्जेक्ट. यस. It is used to make final output. It is the only it is only final output, right? So it is used to make final output. Yes, it is in itself a final output. So it is used to make final output. तो इसका cost would be my material cost. समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? Now change the example. Now let's say we are manufacturing. Huh? We are manufacturing mics. ठीक है. आइसक्रीम अच्छी है. अच्छा एग्जाम्पल बताओ यार. हाँ, बॉटल. आप उसके साइंटिफिक टूल्स को जानते हो क्या? क्या हाँ? सबसे इजी. बुक्स. बुक. बुक्स मैन्युफैक्चरिंग. वी आर नॉट मेकिंग पेपर, वी आर मेकिंग ओनली बुक्स. ओके. बुक्स मैन्युफैक्चरिंग है तो हम क्या करेंगे? विल ब्रिंग पेपर एज अ रॉ मटेरियल. सॉफ्ट बोर्ड. सॉफ्ट बोर्ड यानी क्या होता है? कवर हेड और बॉटम में जो होता है. हाँ, हेड और बॉटम में जो होता है वो सॉफ्ट कवर. ठीक है. अभी किसी की स्पाइरल होंगी तो स्पाइरल या फिर बाइंडिंग के लिए थ्रेड वगैरह जो यूज होता है, अगेन थ्रेड एंड ऑल इज ऑल्सो मटेरियल. सो दैट विल ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूट मटेरियल. इंक. पेजेस हम नहीं प्रिंट कर रहे हैं, पेजेस बने बनाए आ रहे हैं. हम सिर्फ असेंबल कर रहे हैं पेजेस को और बुक बने. हाँ हाँ हाँ, वही स्टेपल थ्रेड जिससे भी बाइंडिंग हो रही है बुक की, वो स्पाइरल. फेविकॉल नहीं लगता है भैया बाइंडिंग को. फेविकॉल कैसे लगेगा बाइंडिंग? कोई बुक निकल गई तो चेक करना. हाँ, आप आपके क्वेश्चन बैंक्स मत कंपेयर करना, उसमें फेविकॉल रहता है. नहीं नहीं, ये भी बाइंडिंग होती है. गलत नहीं बोल रहा वो उसके एंड पे गलत नहीं बोल रहा. सोल्यूशन रहता है, फेविकॉल नहीं रहता है. फेविकॉल नहीं रहता है, सोल्यूशन रहता है. बाइंडिंग सोल्यूशन. तो जो भी चीज है जिससे अपन सारे पेपर्स को कलेक्ट करके एक बुक में कन्वर्ट कर रहे हैं, वो सब चीजें मटेरियल है. ठीक है. चाहे फिर वो बुक बनाने में यूज हो जाने वाली चीज है, जैसे आपका थ्रेड जो मेन प्रोडक्ट है क्या? नहीं, बट पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट है. हाँ, जो आपके सॉफ्ट बोर्ड है, जो पेपर्स है, वो मेन प्रोडक्ट है, वही यूज होने वाले. जो दिखता नहीं है, थ्रेड या तो फिर स्टेपलर या तो फिर सोल्यूशन जो यूज हो रहा है बाइंड करने को, या स्पाइरल. राइट. तो ये सब चीजें आपका मटेरियल का पार्ट बनेगा. अभी सर्विस इंडस्ट्री में मटेरियल क्या होता है? सर्विस इंडस्ट्री. सर्विस इंडस्ट्री का एक एग्जांपल लेते हैं. बताओ कौन सा एग्जांपल लेना है? टीचिंग तो रोज ही ले रहे हैं, कुछ अलग बताओ. सीए कौन? सब सीए सीए बन जाते हैं. हाँ, सीए का हेयर सैलून. अच्छा, दो तीन एग्जांपल ले लेते हैं. चलो, एक हेयर सैलून. हेयर सैलून में मटेरियल क्या होगा? नहीं, सीजर उसका एसेट है. सीजर उसका मटेरियल नहीं है, वो भी एसेट है. अरे भैया, भाई मेरे, जब जाते हो पूछता है ना बाल धो के आए कि धो के दो. पूछता है कि नहीं पूछता है? तो शैम्पू कंडीशनर वो. अच्छा वो नहीं, अगर आप एकदम लोकल लेवल पे भी गए कोई बार्बर के पास, तो उसके पास वाटर स्प्रे होता है.
तो वो वाटर स्प्रे बॉटल जो है वो बॉटल आपका एसेट है, लेकिन उसके अंदर जो वाटर है वो मटेरियल है, वो उसने उसके पानी की कैन में से ही भरा होगा कहीं आजू बाजू से है। हाँ या नहीं, मटेरियल है, उसका जो खर्चा लगा वो मटेरियल कॉस्ट हुआ। अभी वैसे ही एक एक बार पहन के फेंक थोड़ी देते भैया वो। अरे कोई बहुत टॉप एंड में जाओगे तो फेंक देते, कोई लोकल में जाओगे तो नहीं फेंकते, दैट डिपेंड्स। जो एप्रन पहनते हैं, एप्रन पहनाते हैं वो, हाँ वॉश करके रीयूज होता है जनरली। अरे भाई शांति, बार बार का एग्जाम्पल खत्म, दूसरा एग्जाम्पल और क्या लगेगा। हाँ हाँ, अगर तुम, हाँ डिपेंड करता है तुम क्या नेचर ऑफ सर्विस ले रहे हो। हेयर जेल हो गया, फिर बाद में हेयर सीरम हो गया, और क्या होता है, फोम, ट्रिमर रहेगा क्या, ट्रिमर आएगा क्या। और मुझे बताओ, आप एकदम बेसिक वाले बार्बर शॉप में गए हो, वो नाई का वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है, उस्त्रा, उस्त्रा वो यूज कर रहे हैं, उसके अंदर ब्लेड आती है, वो ब्लेड ब्लेड मटेरियल है क्या। आइडियली मटेरियल होना चाहिए, बट वो मटेरियल नहीं है, क्योंकि वो एक ही ब्लेड तीन चार वो चेंज होती है, चेंज होता है तो मटेरियल है, चेंज नहीं होता है तो मटेरियल नहीं है, ठीक है। बस एक शांति, अपन जस्ट एक फन वे में वो एग्जांपल लेते हैं एक अच्छा। हाँ अभी नेक्स्ट एग्जांपल, एक बेटर एग्जांपल लेते हैं, ऑडिट फॉर्म, दूसरा ऑडिट फॉर्म बोले थे। ऑडिट फॉर्म में मटेरियल क्या हुआ, आपकी जो रिपोर्ट्स बनती है वो एक पेपर प्रिंट्स होते हैं, तो वो पेपर्स आपके मटेरियल हुए, वो एक फाइल में फाइल किया जाता है, वो फाइल आप क्लाइंट को देते हो, तो वो जो फाइल है वो आप क्लाइंट को दे रहे हो, तो वो मटेरियल ही हुआ। स्टेपलर कैसे मटेरियल होगा मैडम। हाँ पेन स्टिक है, बट अगेन वो कंज्यूमेबल हो गया, वो मटेरियल बेसिकली। हाँ ठीक है, वो सब कंज्यूमेबल हो गया वो मटेरियल। आप एक ही पेन, मतलब एक पेन से एक ही रिपोर्ट पे लिखोगे क्या, नहीं। एक स्टेपलर पिन का पैक जो है वो एक ही बार में खत्म हो जाएगा क्या, नहीं। तो दीज आर कंज्यूमेबल्स जो मल्टीपल क्लाइंट्स पे चल जाएंगे, लेकिन एक ही ऑडिट रिपोर्ट बनाए हुई चार जनों को चिपका सकते क्या, नहीं। सबका बिजनेस अलग, सबकी रिपोर्ट्स अलग, राइट। सबका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया, रिटर्न अलग अलग फाइल होंगे, रिटर्न फाइल करें, और इसमें मटेरियल क्या बन जाएगा आपका। आपका मुझे बताओ, एक आपका इंटरनेट चार्जेस जो होते हैं वो मटेरियल जाएगा क्या, नहीं वो तो मटेरियल जाएगा क्या। भाई इंटरनेट चार्जेस का फिक्स्ड चार्ज टाइप ही है, कंज्यूमेबल नहीं, वो मटेरियल एनीवे वो फिजिकल ऑब्जेक्ट है क्या, बाय इट्स वेरी डेफिनेशन क्या बोला है। मैं इतने बेसिक चीज के लिए पूछ रही हूँ, आप बहुत ज्यादा लंबा थॉट प्रोसेस ले। नहीं है, कोई भी हालत में नहीं है, सर्विस भी नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी गुड्स है। भैया विजिबल नहीं है। हाँ अच्छा मेरे को बताओ, आप एयर जो ब्रीथ करते हो गुड्स है कि सर्विस है, गुड्स है ना, अपने लिए भी गुड्स है, किसी के लिए सर्विस नहीं है, वो गुड्स है। एक एग्जांपल बता रही हूँ, एक एग्जांपल बता रही हूँ भैया, कुछ ना कुछ तो रहेगा, ऑब्जेक्ट ही है वो। आपने साइंस का बचपन में पढ़ा होगा, एनीथिंग विच इज मास एंड, साइंस की डेफिनेशन क्या थी भैया बताओ। एनीथिंग विच हैज मास एंड मैटर, मैटर, मैटर की डेफिनेशन है एंड हैज मास। तो मैटर, मैटर आपका
ऑब्जेक्ट है, बेसिकली मैटर इज ऑब्जेक्ट ना, इट इज मटेरियल, तो एयर में मटेरियल है। आपकी इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट होती है, आपको विजिबल नहीं है, बट दैट इज इनविजिबल काइंड ऑफ प्रोडक्ट ओनली। हाँ, इंटेंजिबल बट गुड। तो यहाँ पे जो फिजिकल है उसका लिटरल मीनिंग लेंगे क्या, फिजिकल होना चाहिए कि नहीं? अपने लिए इलेक्ट्रिसिटी गुड्स आएगा क्या? ना, यहाँ पे सर्विस भी नहीं आएगा, ये ना ओवरहेड है अपना। तो अपना इलेक्ट्रिसिटी से मटेरियल में कोई नाता नहीं है। तो आपने एएस में जो इलेक्ट्रिसिटी को मटेरियल समझा है, वो यहाँ पे मटेरियल नहीं है, क्योंकि यहाँ की डेफिनेशन क्या बोलती है? कुछ तो फिजिकल होना चाहिए भैया, कुछ तो पास ऑन करना चाहिए ना, कुछ तो पास ऑन करना चाहिए। अच्छा मुझे बताओ, करेंसी इज गुड्स क्या? धीरे, ये आपने जीएसटी की डेफिनेशन लॉ में पढ़ा, आप लोग पढ़ोगे, लेकिन उसका अपने से कोई रिश्ता नाता नहीं है। अगर हम आरबीआई है, हम मनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है आरबीआई, तो हमारे लिए तो मटेरियल ही है ना भैया। मैं वही बोल रही हूँ, अपने लिए फॉर कॉस्टिंग पर्पस एनीथिंग विच वी कैन टच, टेंजिबल प्रोडक्ट फिजिकल। एक प्रॉपर एग्जांपल है, सब बता डायरेक्टर इलेक्ट्रिसिटी वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है मैडम? कितने कितने टाइप्स है इलेक्ट्रिसिटी, कैसे कैसे बनती है? बचपन में पढ़ा है ना आप लोगों ने? हाँ, विंड मिल, ट्रेडमिल विंड मिल होती है भैया, सोलर पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट, हाइड्रो पावर। धीरे धीरे बोलो, इतना जोर जोर से मत बोलो प्लीज भैया, पहले थोड़ा साइलेंसर लगाओ। बोलो, वही बोल रही। हाँ हाँ हाँ, अगर बातें हो गई तो मैं कंटिन्यू करूँ एग्जांपल। अगर अपन इलेक्ट्रिसिटी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो अपने लिए रॉ मटेरियल, अगर अपन हाइड्रो वाले प्लांट है तो अपने लिए वाटर है, वाटर अपना रॉ मटेरियल है। अगर अपन विंड मिल है अपना, तो विंड इज अवर एक्चुअली रॉ मटेरियल, विंड को यूज कर रहे हो ना। और क्या होता है? सोलर होता है, सनरेज से बनता है भैया, तो अपने लिए सनरेज भी क्या हो गया? रॉ मटेरियल। तो डिपेंडिंग ऑन व्हाट इंडस्ट्री वी आर इन, अपना रॉ मटेरियल बदल जाता है। देखो, एयर और सनरेज आपके फिजिकल प्रोडक्ट्स है क्या? नहीं, बट वी कैन फील देम, दो वी कैन टच देम, वी कैन फील देम, राइट? मटेरियल मानेंगे। उसका पर खर्चा लगता है क्या? फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट है ना। तो बेसिकली कोल, अगर कोल से बन रही है, कोल एनर्जी से भी बनती है, पता है इलेक्ट्रिसिटी। अब उसमें कोल जो होता है वो आपका मटेरियल होगा, कोल फिजिकल भी है, बट कोल आपको परचेस करना पड़ता है। आप जहाँ पे हाइड्रो पावर प्लांट में जाते हो, तो हाइड्रो पावर प्लांट में जो वाटर होता है वो भी परचेस्ड वाटर होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट फुकट का वाटर होता है क्या? डैम के पास बिल्ड किया जाता है गवर्नमेंट, ताकि फुकट का पानी यूज हो जाए। डैम पे ही लगाते हैं जनरली, उसको पानी का क्वांटम बहुत ज्यादा लगता है। हाँ 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 हाँ, डैम के पास ही रहते हैं वो, डैम के विसिनिटी में ही बिल्ट होता है। हाँ, जहाँ पे बहुत हवा चलती है वहां पे रहता है, डिजर्टेड प्लेसेस पे रहता है जनरली। थैंक यू, नहीं चाहिए। एग्जाम्पल खत्म, आगे चले। मटेरियल क्या होता है समझ गया? मटेरियल कैन बी योर रॉ मटेरियल, मटेरियल कैन बी योर वर्क इन प्रोग्रेस, मटेरियल कैन बी योर फिनिश गुड्स। डिपेंडिंग ऑन द इंडस्ट्री मटेरियल का नेचर भी बदल जाता है।
आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो तो आप रॉ मटेरियल से शुरुआत करोगे, वर्क इन प्रोग्रेस भी कंसिडर करोगे, फिनिश गुड्स भी कंसिडर करोगे मटेरियल में। आप अगर सिर्फ ट्रेडिंग इंडस्ट्री हो तो आप फिनिश गुड्स में ही ट्रेड करते हो, तो वो आपका रॉ मटेरियल भी है, वही फिनिश गुड्स भी है, तो आपका मटेरियल इज इक्वल टू सिर्फ फिनिश गुड्स। अगर आप सर्विस इंडस्ट्री हो तो आपका मटेरियल थोड़ा सा अतरंगी होता है देन नॉर्मल मटेरियल। अतरंगी होता है यानी आप जैसे मैंने बोला ऑडिट फॉर्म हो तो पेपर्स आर योर मटेरियल, पेपर कंज्यूम करके, फाइल कंज्यूम करके आप क्लाइंट को बना के देते हो रिपोर्ट्स, तो वो आपका मटेरियल बन जाता है। समझ में आया क्या? अभी इसके अलावा और कोई एग्जांपल अभी मेरे हिसाब से लेने का नीड नहीं है। क्लियर है? किसी को अगर डाउट है तो लेंगे, अदरवाइज आई गेस इट इज सॉर्टेड। ऐसा बोले कि एक बार यूज हो गया मैं वापस उसे यूज नहीं कर सकते। और फिजिकली यूज होने के बाद अगर आप मैन्युफैक्चरिंग हो तो यूज होके उसका फॉर्म चेंज हो गया, अगर आप ट्रेडिंग हो तो यूज होके वो सेल हो गया, अगर आप सर्विस इंडस्ट्री हो तो आपने यूज होके आपके कस्टमर को वो डिलीवर कर दिया है along with your service। समझ में आया क्या? दैट इज मटेरियल। either it gets consumed or it gets used and made into different form, or it remains in the same form but it is not in our hands, it is in customer's hand। clear है? अभी मटेरियल के टाइप क्या होते हैं बोले, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है? जो डायरेक्टली यूज होता है फॉर योर प्रोडक्ट और सर्विस। डायरेक्टली यूज होता है फॉर प्रोडक्ट और सर्विस यानी अपना नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, देखो पहले मैन्युफैक्चरिंग है, ट्रेडिंग है, सर्विस है। अगर मैन्युफैक्चरिंग है तो आपका मटेरियल यूज होना चाहिए फॉर फिनिश गुड्स बनाने को, तो क्या रहेगा आपका मटेरियल? रॉ मटेरियल या फिर वर्क इन प्रोग्रेस, आधा अधूरा बना हुआ मटेरियल और यूज होगा फिनिश गुड्स बनाने को। क्लियर है? और अगर आप ट्रेडिंग इंडस्ट्री हो तो ट्रेडिंग इंडस्ट्री में आपका मटेरियल क्या होगा, जो फाइनल आउटपुट आप आगे सेल करने वाले हो वही रहेगा, तो वही आपका डायरेक्ट मटेरियल बन जाएगा। अगर आप सर्विस इंडस्ट्री हो तो आपका डायरेक्ट मटेरियल आइडियली कोई होता है कि आप सर्विस दे रहे हो उसमें डायरेक्टली कोई मटेरियल कंज्यूम हो रहा है कि नहीं, तो इनडायरेक्ट मटेरियल होता है। आप जो रिपोर्ट देते हो वो आप सॉफ्ट कॉपी में भी दे सकते हो, आप फिजिकल बना के दे रहे हो वो रिपोर्ट, दैट डजंट मीन फिजिकल नीड है वो रिपोर्ट का, और अगर नीड भी है तो दैट इज इनडायरेक्ट। आपका मेन सर्विस क्या था? ऑडिट करना, ना कि ऑडिट रिपोर्ट प्रोड्यूस करना, राइट? तो दैट इज सेकेंडरी थिंग विच इज प्रोड्यूस, विच इज इनडायरेक्ट मटेरियल। समझ में आ रहा है क्या? सर्विस इंडस्ट्री में जनरली डायरेक्ट मटेरियल नहीं होता है, जनरली, जनरली। ठीक है? हाँ, क्लियर है? सॉर्टेड है? इंपॉर्टेंस में क्या लिखा है बोले, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का सिग्निफिकेंट पार्ट होता है मटेरियल। क्यों? मटेरियल ही नहीं है तो आप कुछ गुड्स बना पाओगे क्या उसके अगेंस्ट? अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वो सर्विस मैन्युफैक्चर करता है क्या? कोई सर्विस को मैन्युफैक्चर किया जाता है क्या कभी? नहीं। मैन्युफैक्चर किस चीज का होता है? गुड्स का ही होता है। तो अगर गुड्स का मैन्युफैक्चर हो रहा है, कुछ बनाना है, उसके लिए कुछ तो लगेगा बेसिस। तुम हवा में तो कोई चीज नहीं बनाओगे, हवा में कोई चीज बना लोगे क्या? ऑब्वियस बात है। चलो, अभी मटेरियल जो होता है, मटेरियल के अपने को ये चैप्टर में, मटेरियल चैप्टर में क्या क्या बाइफर्केशन है, अपने को क्या क्या पढ़ना है पहले वो समझ लेते हैं। मटेरियल का खर्चा क्या होता है ये समझना है, तो अपन निकालेंगे डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। ये होता है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट का, कैसे निकालते हैं उसका प्रोफॉर्मा बोल सकते हो, फॉर्मेट, प्रोफॉर्मा फॉर्मेट, फॉर्मेट ऑफ हाउ टू कैलकुलेट डायरेक्ट मटेरियल। ठीक है भाई मेरे, रुक जाओ। ये एक अपन चीज देखेंगे कि मटेरियल का अपने को खरीदने का कितना खर्चा लग गया, ये हो गया डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। दूसरा होता है मटेरियल को यूज करना कैसे। तीसरा अपन ये चैप्टर में समझेंगे कि मटेरियल जो है और इन्वेंट्री जो है दोनों में डिफरेंस क्या होता है, और मटेरियल से इन्वेंट्री कैसे बनती है, और इन्वेंट्री बनती है तो कितनी इन्वेंट्री रखना चाहिए, कितनी नहीं रखना चाहिए। इन्वेंट्री तुम्हारा, अगर समझो मेरा ये बॉटल मैं बेचती हूँ, इसका मुझे डिमांड पता है 1 लाख यूनिट, 1 साल का डिमांड है, तो मैंने 1 महीने में कितना इन्वेंट्री रखना चाहिए मटेरियल का, ये डिटरमाइन करेंगे अपन ये चैप्टर के अंदर। उसके बेसिस लॉजिक समझेंगे। अगर अपन लेमैन के लैंग्वेज में समझे, अगर मुझे ये 1 लाख की डिमांड है, मतलब मुझे हर मंथ कितनी डिमांड है, अप्रोक्सीमेटली कितनी डिमांड है? 8,000, हाँ 8,333 यूनिट्स का डिमांड है ये बॉटल्स का मंथली। मुझे एनुअली 1 लाख बॉटल का डिमांड है, दैट मीन्स मंथली कितना डिमांड है? 1 लाख डिवाइडेड बाय 12,
8,333 यूनिट्स, तो 8,333 यूनिट्स मैं रखूंगी बॉटल के, तो मेरा डिमांड सेटिस्फाई हो जाएगा। सो सॉरी। तो लेमैन लैंग्वेज में अपन क्या बोलेंगे कि 8,333 यूनिट्स हमने मंथली रखना चाहिए इन्वेंट्री, करेक्ट है। पर अपन ने ये सोचा कि डिमांड एक ही दिन में पूरी आ जाती क्या, लास्ट डे पे ही पूरी आती क्या, फर्स्ट डे पे ही पूरी आती क्या, वो तो ग्रेजुअली आती, ग्रेजुअली आती ना। जरूरी है क्या मेरी रोज एक बॉटल बिकेगी, नहीं, मेरी रोज 10 बॉटल बिकेगी, जरूरी है क्या, नहीं। एक दिन मेरा सेल होगा, एक दिन सेल नहीं होगा, एक दिन बहुत सारा सेल हो जाएगा, एक दिन एक ही बॉटल बिकेगी, हाँ या नहीं। सेल कोई फिक्स होता है क्या, नहीं। बट अपन उसको अज्यूम करते हैं कि वो कंसिस्टेंटली थ्रू आउट द पीरियड सेल हो रही है, क्या अज्यूम करते हैं, कंसिस्टेंटली थ्रू आउट द पीरियड सेल हो रहा है कोई भी प्रोडक्ट। इसका ही मतलब 833 यूनिट्स, 8,333 यूनिट्स आया था, तो 8,333 यूनिट्स मैं 30 दिन में बेचूंगी, तो एक दिन में कितना बेचूंगी, करो कैलकुलेट। 277 यूनिट्स, जरूरी है क्या रोज 277 यूनिट्स बिकेंगे, बट अपन अज्यूम कर रहे हैं कि कंसिस्टेंटली थ्रू आउट द ईयर अपने सेल्स हो रहे हैं, तो 277 यूनिट्स अ डे सेल हो रहा है ऑन एन एवरेज, तो मुझे रोज कितने यूनिट्स लगेंगे, 277 यूनिट्स लगेंगे, तो मुझे उस हिसाब से इन्वेंट्री रखना पड़ेगा। अगर मैं 8,333 यूनिट्स रखती हूँ, तो मेरा एक महीने का तो सेल हो गया, फिर उसके अगले ही दिन सुबह कोई कस्टमर आ गया तो मैं सेल कर पाऊंगी क्या, मेरे पास स्टॉक ही नहीं है, मेरे को स्टॉक मंगाना पड़ेगा पहले, स्टॉक को आने को भी टाइम लगता है, मेरे को ऑर्डर पहले डालना पड़ेगा स्टॉक का, समझ में आ रहा है क्या लॉजिक। तो ब्रेन ओपन रखो, जैसे अपने यूनिट्स की डिमांड होती है उसको डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पीरियड करने से अपन ने उतना क्वांटिटी नहीं रखते, अपन थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी रखते हैं, क्यों, क्योंकि भैया आप ऑर्डर प्लेस करोगे तो हाथों हाथ ऑर्डर नहीं आएगा, ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा पहले, अपने बोलते से इन्वेंट्री ऐसे जादू से आ जाएंगी कि अपने पास वापस 8,333 यूनिट्स नेक्स्ट डे नहीं, अपने को बुलवाना पड़ेगा, बुलवाने के लिए महीना खत्म होने के 4 दिन पहले ही हमने ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा कि भैया हमको भेजो बॉटल, हमारी बॉटल खत्म होते आई है, हाँ या नहीं। स्टॉक खत्म हो गया, कोई लेने आया तो तुम क्या बोलोगे, माल खत्म हो गया आप जाओ घर पे, कोई बेचने को माल ही नहीं है, राइट। ऐसे ही बोलते हैं ना शॉपकीपर्स, क्या बोलते हैं, माल नहीं है, बाद में मिलेगा, 2 दिन में आ जाएगा, एक दिन में आ जाएगा, ऑर्डर किया है ऑन द वे है, ऐसा ही बोलते हैं जनरली, ऐसी बात होती है। तो अपना कभी भी स्टॉक आउट नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, स्टॉक आउट मतलब माल कभी भी खत्म नहीं होना चाहिए, अपने कस्टमर वापस नहीं जाने को ना, अपने कस्टमर वापस नहीं जाने को ना, तो अपने को ऐसी इन्वेंट्री मेंटेन करना है कि भैया हमारा डिमांड मीट हो। अभी इन्वेंट्री मेंटेन करने में खर्चे भी लगते हैं कुछ, क्या खर्चा लगता है, अब आप स्टॉक 8,333 बॉटल अपने घर के कोने में रखोगे क्या, आपको जगह लगेंगी, जगह लगेंगी, जगह का रेंट लगेगा, उसके अलावा आपने 8,333 यूनिट की इन्वेंट्री ऑफ बॉटल परचेस करी होंगी, तो परचेस करते वक्त क्रेडिटर को पैसा दिया होगा, आपके पास जेब में पैसा नहीं था, आपने कहीं से पैसा लाया, ब्याज पे पैसा लाया, तो ब्याज लग गया, तो ब्याज इज ऑल्सो आपका इन्वेंट्री रखने के लिए जो खर्चा लगा, क्योंकि इन्वेंट्री लाए आप 8,333 यूनिट का, 8,333 यूनिट्स ऑफ बॉटल्स की इन्वेंट्री लाए, उसके लिए आपको लोन लेना पड़ा, उसी के लिए आपको परचेस कॉस्ट देना पड़ा, उसके लिए आपने लोन लिया, लोन लिया तो इंटरेस्ट भी लगा, तो वो यूनिट्स वो इन्वेंट्री पे ही वो कॉस्ट चार्ज होना चाहिए, क्योंकि वो इन्वेंट्री अगर लाते नहीं तो वो अपन लोन लेते नहीं, लोन लेते नहीं तो ब्याज लगता नहीं, तो ब्याज का खर्चा किस चीज की वजह से लगा, वो इन्वेंट्री लाने की वजह से, तो वो इन्वेंट्री को लाने का खर्चा लगा, तो उसको क्या बोलते हैं, इन्वेंट्री को कैरी करने का खर्चा, क्या बोलते हैं, इन्वेंट्री को कैरी करने का खर्चा, उसको बोलते हैं इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट। कैसे, जितना टाइम इन्वेंट्री है उतना टाइम तक अपने को ब्याज भरना पड़ा, क्यों इन्वेंट्री जितना टाइम है उतना टाइम ब्याज भरना पड़ा, क्योंकि जब इन्वेंट्री अपनी जाएंगी आपके स्टॉक से इन्वेंट्री जाएंगी, इसका मतलब सेल होगा, तो जिस दिन इन्वेंट्री गई उस दिन अपने को पैसा मिलेगा सेल से, सेल से पैसा मिलेगा तो अपन वो लोन जो लिया था वो रीपे कर देंगे, फिर ब्याज बंद हो गया, और जिस दिन तक इन्वेंट्री बिकेंगी नहीं उस दिन तक ब्याज का मीटर चालू। तो इन्वेंट्री जितने टाइम हमने कैरी करी, कहाँ पे कैरी करी, वेयर हाउस में, जिसको अपन स्टोर्स बोलते हैं, स्टोर में जितना टाइम इन्वेंट्री कैरी करी,
उतना टाइम अपने को इन्वेंट्री को कैरी करने की वजह से इंटरेस्ट का खर्चा लगा, तो उसको बोलते हैं वो इंटरेस्ट एक्सपेंस को कैरिंग कॉस्ट, क्या बोलते हैं, समझ में आ रहा है, इन्वेंट्री को कैरी करने का खर्चा। वैसे ही जो अपन ने गोडाउन लिया है वो कब तक के रखेंगे, जितने टाइम तक इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री अपनी सेल हो गई फिर गोडाउन खाली हो गया, तो अपन ने भाड़ा देना बंद कर दिया, भैया हमारा गोडाउन खाली हो गया तो वापस ले ले, सही है कि नहीं। तो इन्वेंट्री कैरी करने के लिए गोडाउन का भी जो रेंट है वो भी इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट ही होता है। तो कैरिंग कॉस्ट मतलब क्या खर्चे, जो इन्वेंट्री को जब परचेज किया वहां से लेके तो जब आप बेच रहे हो उतना टाइम आपने होल्ड करके रखा है, अगर ट्रेडिंग कंपनी हो, अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो तो रॉ मटेरियल जिस दिन से परचेज किया उस दिन से आपने रॉ मटेरियल को प्रोडक्शन के लिए भेज दिया, वो दिन तक के आपने इन्वेंट्री को होल्ड किया, उतने दिन आपको जो जो खर्चे लगे दोज आर इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट। समझ में आया क्या, क्या क्या खर्चे लगेंगे इन्वेंट्री को होल्ड करने के लिए, जो भी खर्चे लगते हैं वो इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट होगा। अभी वैसे ही मैं बॉटल खरीदने गई, अब मैं 4-5 दुकान में गई, कहाँ पे मेरे को सस्ती मिल रही मैं वहीं से खरीदूंगी ना बेचने के लिए, तो 4-5 दुकान में गई, मेरे गाड़ी का पेट्रोल लग गया, तो वो पेट्रोल का खर्चा किस चीज के लिए लगा, इन्वेंट्री को ऑर्डर करने के लिए लगा। मैं किस चीज के लिए गई थी, ऑर्डर करने के लिए गई थी इन्वेंट्री को, उनको ऑर्डर करने के लिए वो खर्चा लगा पेट्रोल का, तो वो पेट्रोल का खर्चा ऑर्डरिंग कॉस्ट बन जाएगा, क्या बन जाएगा। अभी इसके अलावा एक एग्जाम्पल चेंज करते हैं अपन, थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें फिट हो पाएगी। अब बड़ा एग्जाम्पल मतलब क्या, आप समझो पैनल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, या आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, आप डायरेक्टली या और एप्पल सैमसंग और एप्पल, ठीक है, तो आप एप्पल हो, आप सैमसंग के पास गए हो क्या लेने, डिस्प्ले स्क्रीन, याद है एग्जाम्पल, डिस्प्ले स्क्रीन लेने गए हो, तो एप्पल वाला क्या ऐसे ही बोल देगा और बात हो जाएगी क्या, भैया मेरे को 1 लाख आईफोन की डिस्प्ले स्क्रीन बना के दे दे, ऐसा बोल जाएंगे और बात हो जाएगी क्या, नहीं। वो जब उसके लिए तो रॉ मटेरियल है, एप्पल के लिए रॉ मटेरियल है ये, क्यों, क्योंकि वो क्या बना रहा है, फोन, फोन बनाने के लिए डिस्प्ले स्क्रीन इज रॉ मटेरियल, हाँ या नहीं, डिस्प्ले स्क्रीन इज रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग फोन, तो फोन बनाने के लिए डिस्प्ले स्क्रीन जो खरीदने गया है वो उसका रॉ मटेरियल है, और उसके लिए वो एग्रीमेंट किसके साथ कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ कर रहा है, सैमसंग के साथ कर रहा है। तो अब जब वो सैमसंग के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो वो कहीं लीगली रिटर्न डाउन भी होगा, जनरली बोल के हो जाता है क्या, छोटी मोटी दुकान रही, ट्रेडिंग कंपनी रही तो ओरली हो जाता है, लेकिन जब मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती है तो राइटिंग में होता है, तो राइटिंग में होता है तो लीगल डॉक्यूमेंट बनेगा उसका, तो उसके लिए लॉयर की फीस लगेंगी, किसी पर्सन की फीस लगेंगी जो ड्राफ्ट करके देगा आपको एग्रीमेंट, हाँ या नहीं, एग्रीमेंट ड्राफ्ट करके लगेगा ना, खुद से ड्राफ्ट करोगे क्या, अपने को आता क्या वो लीगली ड्राफ्ट करते, सिखाए क्या अपन ने कभी कैसे ड्राफ्ट करते हैं एग्रीमेंट, अपने को नहीं सिखाते हैं, जो एलएलबी करते हैं उनको सिखाते हैं कैसे ड्राफ्ट करा जाता है, ठीक है, तो वो उनका काम होता है, अपना काम नहीं होता है। तो अपन कोई लॉयर को हायर करेंगे कि भैया हमारी टर्म्स सुन लो, हम क्या क्या बोल रहे हैं डिस्कस कर रहे हैं वो सुन लो, उस हिसाब से एग्रीमेंट बना के लाओ, फिर वो रीड करेगा एग्रीमेंट, सैमसंग वाला एप्पल वाला रीड करेगा, दोनों को सेटिस्फाइड है ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस एंड सारे क्लॉजेस, फिर दोनों साइन करेंगे और फिर एग्रीमेंट बाइंडिंग हो गया दोनों को, समझ में आ रही है कि बात, कॉन्ट्रैक्ट है, ऐसे ही होता है ना कॉन्ट्रैक्ट, रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट ओरल कॉन्ट्रैक्ट दो पड़े थे, छोटी मोटी दुकान है तो ओरल कॉन्ट्रैक्ट से हो जाएगा, अगर बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो रिटर्न लगेगा। तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट बनाने का खर्चा है वो किस वजह से हो रहा है, क्योंकि हमने ऑर्डर प्लेस करना था इसकी वजह से हो रहा है, तो उसको बोलते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट, समझ में आया क्या, हर बार जब ऑर्डर प्लेस करेंगे जब वापस एक कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा, हाँ या नहीं, हर बार ऑर्डर प्लेस करेंगे जब एक कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा, मैं 10 ऑर्डर का एक साथ बना के रख दूं तो मैं बोल सकती हूँ ना मैं अगले 10 बार ऑर्डर प्लेस कर दूंगी करके, नहीं, बट कंपनीज नहीं करती, क्यों नहीं करती है, अरे भैया आज मैं उससे 100 रुपए में स्क्रीन खरीद रही हूँ, कल को स्क्रीन के भाव इसके अलावा मेरे को दूसरा कॉम्पिटिटर 90 में देने लग गया, तो मैं 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट या 10 ऑर्डर का कॉन्ट्रैक्ट कर लूँ तो मेरा ही नुकसान है ना, 10 रुपया पर स्क्रीन से नुकसान हो जाएगा, समझ में आ रहा है क्या, तो मैं लॉन्ग टर्म ऑर्डर करूंगी क्या, नहीं, मेरे को एक बार कितना क्वांटिटी चाहिए उतना ऑर्डर करूंगी, तो एक बार का ऑर्डर जो है उसका कॉस्ट लगेगा ऑर्डरिंग कॉस्ट, अब जितनी बार ऑर्डर प्लेस करोगे उतनी बार हर बार नवा एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा, हर बार नवे टर्म्स रहेंगे, पिछली बार की गलतियों से अगली बार सीखता है आदमी, पिछली बार उन्होंने पेनल्टी क्लॉज ही नहीं डाला था,
अगली बार उन्होंने पेनल्टी क्लॉज भी डाला एग्रीमेंट में, तो हर बार एग्रीमेंट में भी मॉडिफिकेशन हो सकता है या एग्रीमेंट रिन्यू कराना पड़ता है, तो रिन्यूअल ऑफ एग्रीमेंट के भी चार्जेस लगते हैं। अगर सेम टर्म्स रखना है तो रिन्यू करा लेंगे एग्रीमेंट, तो उसके भी चार्जेस लगते हैं, तो उसको भी ऑर्डरिंग कॉस्ट बोलेंगे। समझ में आ रहा है क्या? हर बार ऑर्डर करने के लिए आपको एक कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट का जो खर्चा है दैट इज योर ऑर्डरिंग कॉस्ट, और वो ऑर्डरिंग कॉस्ट आपका हर बार लगेगा ऑर्डर करने पे। समझ में आ रहा है? तो एक ऑर्डरिंग कॉस्ट हो गया जो हर ऑर्डर पे लगेगा, एक कैरिंग कॉस्ट हो गया, तो आप जितनी इन्वेंट्री एक बारी में बुला रहे हो उसको कैरी करने का खर्चा हो गया। ये दो प्रकार के खर्चे लगते हैं इन्वेंट्री को रॉ मटेरियल से लेके तो प्रोडक्शन फ्लोर में भेजने तक में। समझ में आया क्या? इसके अलावा एक और खर्चा लगता है विच इज परचेस कॉस्ट, विच इज ये डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। समझ में आया? ये तीन प्रकार के खर्चे मिलके आपका बनता है टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। क्या बनता है? समझ में आया? दिमाग में जा रहा है अभी तक क्या बोली मैंने? अभी एक छोटा सा क्वेश्चन करें, एग्जाम्पल क्वेश्चन। मैं डिक्टेट करूं, आप क्वेश्चन लिखो। चलो। नोट्स में ही लिखना है, एग्जाम्पल क्वेश्चन है। ओपन योर नोट्स। लिखो। मिस्टर ए is a Mr. A is a manufacturer इस चीज को मैन्युफैक्चर करेंगे, is a manufacturer of इससे मटेरियल लगता है। is a manufacturer of potato chips, is a manufacturer of potato chips. He, next line, he went to market, he went to market for purchase of potato, for purchase of potato. Mr. Z, Mr. Z sold potato in that market, sold potato in that market at at rupees 25 per kg of potato, at rupees 25 per kg of potato. Mr. A went to Mr. Z and procured 50 kgs of potato. He took a truck and asked a labor of Mr. Z to load that 50 kgs of potato in the truck. फिफ्टी फाइव जीरो की बात हो रही है अभी तक। द लेबरर चार्ज्ड हिम
1000 rupees for loading. The laborer charged him 1000 rupees for loading, and the truck owner charged him 1200 rupees, 1200 rupees for conveyance. Now Mr. A reached his warehouse, warehouse मत लिखो, godown लिखो, reached his godown where he used to store potatoes. He asked a nearby laborer, a nearby laborer to unload potatoes from the truck. The laborer took 500 rupees as unloading charges. Mr. A had a weighing scale, at his godown where he weighed potatoes and found, कार्तिक सुना नहीं है, and he found he huh? Where he weighed potatoes and found. Where he weighed potatoes and found he has received only 46 kgs instead of 50 kgs. When he checked for the quality of potatoes, he also discovered 2 kgs of potatoes were stale, खराब हो चुके थे. डैमेज्ड भी लिख सकते हो बाजू में. और क्या बचा? He took those 2 kgs. And sold it to a vegetable vendor. At 5 rupees per kg. 5 rupees per kg. Calculate cost of direct material. if के बाद 2 पॉइंट, मतलब 2 करना है आपको. if first the loss of potatoes is resultant of theft by truck driver,
Second, if the loss of potatoes is a result of poor handling of loading, poor handling of loading of potatoes. क्वेश्चन समझा क्या? बहुत सारी हिस्ट्री लिखी है उसमें. देखो सबसे पहले तो अपने को क्या बोला है, कितने रुपए केजी से खरीद रहे हैं वो पोटैटो? 25 रुपए. कितने केजी खरीदा पोटैटो? तो कितना रुपया लग गया उसको? 1250. करो कैल्सी में 1250 एम प्लस. सब जने कैल्सी निकालेंगे. अपने कैल्सी में करेंगे 1250 एम प्लस. समझ में आया कि किसका किया अपन ने? कॉस्ट ऑफ परचेज 1250. अभी परचेज करने के अलावा उसको क्या क्या खर्चे लगे? परचेज कर लिया, फिर उसने लोड करवाया. लोड करवाने का कितना लग गया? 1000 रुपए. 1000 रुपीज एम प्लस. अभी उसको क्या खर्चा लगा? और ट्रांसपोर्ट कितना? 1200 रुपए एम प्लस. फिर उसको और क्या खर्चा लगा? अनलोडिंग. अनलोडिंग का कितना? 500 एम प्लस. और क्या लगा? और कुछ खर्चा नहीं लगा. लेकिन उसका 2 किलो पोटैटो खराब निकला. वो उस पे आते ना. 2 किलो पोटैटो खराब निकला. पोटैटो खराब हो सकता है, बाय इट्स नेचर पेरिशेबल चीज है. तो 50 में से 2 किलो खराब निकलना इज अ नॉर्मल लॉस. इट इज अ नॉर्मल लॉस. नॉर्मल लॉस कितना? 2 किलो. तो आप 2 किलो की क्वांटिटी कम कर दोगे तो ये जो खर्चा है वो कितनों से रिकवर करोगे? 48 केजी से. पर वो जो खराब 2 किलो है वो भी बेच रहे हो आप. कितने में बेच रहे हो? 5 रुपीज पर केजी. यानी 10 रुपीज. 10 रुपीज आपको मिलेंगे. खर्चों में से मिलेंगी वाली चीज माइनस होती है तो अपना खर्चा कम हो रहा है. 10 रुपए से खर्चा कम हो रहा है, इसलिए 10 रुपीज एम माइनस किया. यहाँ तक के समझा? क्या तक के सब क्लियर है? अभी अपने कितने केजीस पोटैटो लॉस हुआ है? 4 किलो. 46 केजी ही मिला. केस 1 में क्या बोल रहा है? थेफ्ट कर लिया. थेफ्ट इज एबनॉर्मल लॉस. 4 किलो कितने रुपए से? 25 रुपए से 4 किलो एबनॉर्मल लॉस माइनस करो. 25 रुपए से 4 किलो एबनॉर्मल लॉस माइनस करो 100 रुपए का. अब क्वांटिटी कितनी हो गई? 44 केजीस. कैसे क्या? 48 केजीस थी. 4 केजीस एबनॉर्मल लॉस की भी माइनस करें तो आपका एमआरसी करो. कितना आ रहा है? 3840. सबका आ रहा है 3840. सबका सेम आ रहा है 3840. कितने क्वांटिटीज के लिए है ये? 44 केजीस के लिए. तो डिवाइडेड बाय 44 केजीस. 1 किलो के अगेंस्ट उसको खर्चा कितना लगा? 87.27 रुपीज. समझ में आया? तो कॉस्ट पर केजी कितना हो गया? 87.27. समझ में आया लॉजिक? कैसे निकाले अपन ने? 44 केजीस. आपने 50 केजीस लिया था तो 50 केजीस लो कैलसी पे. माइनस पहले नॉर्मल लॉस. अपन हमेशा गुड यूनिट से डिवाइड करते हैं तो बैड यूनिट के नॉर्मल लॉस माइनस करो. कितना? 2 केजी. तो माइनस 2 केजी का 2. फिर अब एबनॉर्मल लॉस कितने केजीस हुआ? 4 केजीस. जब आप माल आया तो कितने केजीस ही आपके पास रिसीव हुआ? 46 से रिसीव हुआ. यानी 4 किलो माल चोरी हो गया. तो वो 4 किलो का भी लॉस हो गया ना. बेच सकते हो कि आप वो 4 किलो नहीं, आपके 4 किलो बैड यूनिट्स हो गए. तो वो माइनस करो 4 केजीस और आया 44 केजीस. समझा? सबको क्लियर है? समझ में आया कैसे किया? अभी सिनेरियो नंबर 2. सिनेरियो नंबर 2 क्या बोल रहा है? क्या हो गया? किस चीज की वजह से हुआ? पुअर हैंडलिंग. पुअर हैंडलिंग की वजह से नॉर्मल आएगा कि एबनॉर्मल आएगा? सब्जी तरकारी को बहुत डेलिकेटली हैंडल करना पड़ता है. सब्जी तरकारी को बहुत डेलिकेटली हैंडल करना पड़ता है ना. अब उसको उसने क्या किया?
पूरा 50 किलो का बोरा था। अब उनके पास लेबरर्स के पास वो एंकर रहता है, पता है क्या? एक एंकर रहता है, वो एंकर अटकाते हैं, उससे बोरी लादते हैं खुद के ऊपर और फिर भरते हैं अंदर। कभी देखा होगा, किसी ने गए होंगे मार्केट तो पता होगा। एक एंकर रहता है एक्स के जैसा। एक्स पता है क्या कैसा रहता है? ऐसा सी के शेप का रहता है। सी के शेप का एक एंकर रहता है। तो वो एंकर जो रहता है ना, उसकी वजह से बोरी फट गई, और बोरी फटने की वजह से 4 किलो गिर गया बेसिकली। समझ में आ रहा है क्या? तो वो नॉर्मल लॉस में गिना जाएगा। क्यों नॉर्मल लॉस में गिना जाएगा? क्योंकि नॉर्मली ऐसे बिजनेस में बोरी फट सकती है, और बोरी फटी तो 1 आध किलो का तो नुकसान होता ही है, तो इसमें 4 किलो का नुकसान हुआ है। समझ में आ रहा है क्या? तो अगर उसको नॉर्मल लॉस ट्रीट करेंगे तो आपका आंसर बदल जाएगा। आपका फिर क्या होगा? आपका कितना आ रहा था बिफोर नॉर्मल लॉस? पहले आप आंसर लिखो, चलो लिखो तो ज्यादा अच्छे से समझेगा। चलो लिखो, कैसे करोगे? माइनस नहीं करेंगे ना, सिर्फ नॉर्मल लॉस है तो। हाँ, माइनस नहीं करेंगे, एग्जैक्टली वही करना है, करेक्ट। अभी प्रेजेंट कैसे करना है देखो। सबसे पहले आप अमाउंट में 2 कॉलम भी बना सकते हो, 1 और 2 साथ में भी कर सकते हैं, अपन साथ में कर लेंगे। केस 1 एंड केस 2, ठीक है, साथ में ही कर लेंगे, तो उतना टाइम और एफर्ट दोनों बच जाता है पर्टिकुलर्स लिखने का। और कौन सा कॉस्ट लग रहा है? कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेज क्या आएगा? @25 रुपीज। तो कितना? 50 × 25, 1250 बोथ केसेस में। लोडिंग कॉस्ट कितना था? 1000 रुपया था। अनलोडिंग कॉस्ट कितना था? 500 रुपया था। 1200 रुपया ट्रांसपोर्टेशन का। सेल ऑफ स्क्रैप कितना? 10 रुपया। अभी लेस कितना केजी? 4 kg इंटू 25 रुपीज, कितना? 100 रुपया। सिर्फ केस 1 में, केस 2 में नहीं आएगा। समझा क्या? टोटल कॉस्ट कितना बना? 3940। नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स कैसे होगा? 50 kg लेस 2 kg माइनस 4 kg
एबनॉर्मल फॉर केस 1 है. तो कितने यूनिट्स हो गए? 44. दोनों भी केसेस में क्योंकि अपन नॉर्मल भी माइनस करते हैं, एबनॉर्मल भी माइनस करते हैं. तो आपका कॉस्ट पर यूनिट, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट 87.27, 273, 273 और 80 एग्जैक्ट 89.545. हाँ 545. ये आपका कॉस्ट पर यूनिट केस 1 और केस 2. समझ में आया क्या? ये अपन एबनॉर्मल लॉस सिर्फ फर्स्ट पार्ट में ही माइनस कर रहे हैं, सेकंड में क्यों नहीं कर रहे हैं? बोले बिजनेस प्रोडक्ट ऐसा है जो ये बिजनेस लाइन में लॉस होता ही है थोड़ा बहुत. समझ में आया क्या? लॉजिक समझ में आ रहा है क्या? लिखा सबने? सबको समझा? अब एक क्वेश्चन दो, आप लोग करोगे? हाँ ये तो मुझे पता है, बट ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए एक एक चीजें लिखवा रही थी. अब मैं छोटा सा क्वेश्चन दूंगी. अब लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन. एबीसी फार्मा लिमिटेड, एबीसी फार्मा लिमिटेड imported rare drug DX, rare drug हाँ DX, DX ड्रग का नाम है. imported rare drug DX at the rate 250 rupees, at the rate 250 rupees. क्वांटिटी लिखो. क्वांटिटी इज इक्वल्स टू 1000 kg पर केजी है. 250 रुपीज पर केजी है. एट द रेट 250 रुपीज पर केजी, क्वांटिटी 1000 kg. and paid freight charges 2400 rupees, 2400 rupees, comma custom duty at the rate 10% on purchase price, at the rate 10% on purchase price. क्या? नहीं. हाँ. It also paid insurance charges amounting to 3,500 rupees, and fetched
fetched discount from supplier of 2% of 2%. It कुछ भी नहीं, 2%. It attracted penalty amounting to 10% of import cost 10% of import cost due to incomplete paperwork of import. Company received कितना केजी बोला था मैंने? परचेस 1000 केजी ना. Received 960 kgs of the chemical. Calculate cost of chemical per kg. Calculate cost of chemical per kg. पेनल्टी टैक्स नहीं होती. अभी मैंने आपको पेनल्टी और डिस्काउंट बताया है क्या, कैसे ट्रीटमेंट लेते हैं? बताया है कि मैंने पेनल्टी और डिस्काउंट का कैसे ट्रीटमेंट लेते हैं? हम बताऊंगी, इसीलिए क्वेश्चन लिखा है. कुछ नया नया सीखना है ना हर बार. देखो, पहले अपन पढ़ेंगे डिस्काउंट कैसे लेते हैं. डिस्काउंट्स कैसे लेते हैं? कौन सा वाला डिस्काउंट है ये आपको जो मिला है? वो कौन सा डिस्काउंट है? क्वांटिटी डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट है, सब्सिडी, ग्रांट, इंसेंटिव. ट्रेड डिस्काउंट का कैसा ट्रीटमेंट होता है? देखो क्या बोला है, डिडक्टेड फ्रॉम परचेस प्राइस इफ इट इज नॉट शोन एज डिडक्शन इन द इनवॉइस. इनवॉइस में डिडक्शन बताया रहेगा क्या ट्रेड डिस्काउंट का? नहीं, अकाउंट फॉर ही नहीं होता है ट्रेड डिस्काउंट. ये पता है ना सबको? ये पता है सबको. तो उसका एक्चुअली में कॉस्ट कितना हो गया? 2.5 लाख माइनस 25,000 इट इज 225. 10% नहीं, 245. 2% बोला है मैंने. 245. तो 250 की चीज 2% डिस्काउंट पे मिल रही है, तो कितने पे मिल रही है? 245. 245 की मिल रही है. हां, अभी 245 की मिल रही है. और आपको कॉस्ट कौन से ऑन परचेस प्राइस या ड्यूटी बोला, इंपोर्ट कॉस्ट बोला है? 10% ऑन परचेज प्राइस. हाँ, तो परचेस प्राइस कितनी हो गई आपकी? 245. 245 से आएंगी कि 250 से आएंगी? 245 से परचेस किया तो 245 आपका परचेस प्राइस हो जाएगा. ट्रेड डिस्काउंट का एडजस्टमेंट समझा के क्या करना है सबसे पहले? हाँ हाँ, ऐड होंगी. हाँ, बता रही हूँ ना कैसे करना है. नहीं, चिट्ठी है, चिट्ठी की वजह से वो है. अभी सबसे पहले आप क्या लिखोगे? एक एक पॉइंट साथ में लिखते चलते हैं. चलो, लिखो साथ साथ में. क्या लिखा मैंने? 250 का उसका कॉस्ट है, 2% का उसका डिस्काउंट है, तो उसका रेट चेंज कर दिया. इनटू 1000 क्वांटिटी मंगाई थी, कितना आ रहा है?
2,45,000 अभी यहाँ तक पहुंचे। इसको ही प्रेजेंट करने का अल्टरनेटिव तरीका क्या होता है, देखो। समझा क्या? ये दूसरा तरीका है प्रेजेंट करने का। ये तरीके से कर सकते हो, ये तरीके से भी कर सकते हो, दोनों में से कोई भी तरीका करेक्ट है। दोनों में से कोई भी तरीका कर सकते हो। यहाँ तक क्या सबको क्लियर है? अब सेकंड पॉइंट पढ़ो, उसके बाद मैंने क्या लिखा है आपको, परचेस प्राइस के बाद फ्रेट चार्जेस। फ्रेट चार्जेस के बाद क्या लिखा है? कस्टम ड्यूटी। फ्रेट चार्जेस ऐड होते हैं, ऐड फ्रेट कितना, 2400। कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी क्या होता है? कस्टम ड्यूटी आपका बेसिकली टैक्स होता है। कौन सा टैक्स? क्योंकि आप इंपोर्ट कर रहे हो इसलिए इंपोर्ट पे टैक्स जो लगता है उसको कस्टम ड्यूटी बोलते हैं। समझ में आया? इंपोर्ट पे जो टैक्स लगता है उसको कस्टम ड्यूटी का नाम दिया है, उसको ड्यूटी बोलते हैं। हाँ? क्या बोला है? कस्टम ड्यूटी का क्या रेट बताया है? परचेस प्राइस क्या है आपकी? 2,45,000 का 10% इज योर कस्टम ड्यूटी। कितना? 24,500। समझा क्या? प्लस नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला है? इंश्योरेंस कितना लगेगा बोला है? 3,500। 3,500 आपका इंश्योरेंस हो गया। फिर और क्या लिखा है? पेनल्टी, वो अपन ने पहले ही कर लिया ना, सबसे पहली चीज की है ना। पेनल्टी कितनी? अभी पेनल्टी का क्या ट्रीटमेंट करते हैं देखो इधर। पेनल्टी एंड चार्जेस। पेनल्टी फॉर एनी टाइप इज नॉट इंक्लूडेड विद इन द कॉस्ट ऑफ परचेज। पेनल्टी एबनॉर्मल लॉस के जैसे ट्रीट होती है। एबनॉर्मल लॉस कहाँ पे जाता है? कहाँ पे जाता है? माइनस होके कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है। मैंने आपको बताया था बेसिक चैप्टर में, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है आपका एबनॉर्मल लॉस। यानी ये पर्टिकुलर सिचुएशन में ऐसा हुआ इसलिए ये हो रहा है। पेनल्टी भी हर बार लगती है क्या? नॉर्मल सिनेरियो है क्या? नहीं, क्योंकि आपकी कोई गलती हुई है डॉक्यूमेंटेशन में इसीलिए पेनल्टी लगी है। तो पेनल्टी का खर्चा वो गुड यूनिट्स पे लगना चाहिए क्या? गुड यूनिट्स पे रिकवर होना चाहिए क्या? नहीं, वो आपकी गलती हुई है तो आप वो कॉस्ट बेयर करो। तो कॉस्ट बेयर करोगे, ऐड होंगी पेनल्टी की लेस होंगी? इंपोर्ट वैल्यू कितनी है? कुछ जीरो डैश है। कॉस्ट में इंक्लूडेड है क्या पेनल्टी? नहीं, एबनॉर्मल लॉस अपन माइनस क्यों करते हैं? कॉस्ट इंक्लूडेड है। क्योंकि वो ऊपर के कॉस्ट में ये जो परचेस रहता ना इसमें इंक्लूडेड रहता इसलिए माइनस करते हैं। अब ये इंक्लूडेड है क्या? नहीं है। तो आप क्या लिखोगे? लेस पेनल्टी, यहाँ पे जीरो लिखोगे। यहाँ पे अमाउंट कैसे निकालोगे? 2,45,000 आपका इंपोर्ट कॉस्ट है, उस पर कितना परसेंट बोला है पेनल्टी? 10%। ठीक है। और यहाँ पे लिखोगे नोट, नोट 1 2 3 जो भी है, और नीचे इसकी नोट बनाओगे। नीचे जो नोट्स बनाओगे उसमें लिखोगे नोट्स 1 पेनल्टी, पेनल्टी कॉस्ट should not be included in cost of direct material
and hence to be reduced. However, it is already not included, thus no adjustment required. अच्छा अगर included रहा, इंपोर्ट कोई कॉस्ट, minus परचेस करेंगे। कॉस्ट। इंपोर्ट करने को क्या कॉस्ट लगा आपको? परचेस का। उसके अलावा और कोई खर्चा बोला है क्या मैंने? हाँ, मैम मतलब अगर कॉस्ट में इंक्लूडेड रहा तो भी माइनस करेंगे तो अलग से रहा भी नहीं करना। पेनल्टी कभी भी कॉस्ट में इंक्लूडेड नहीं रहेंगी। फिर नहीं तो करना। पेनल्टी हमेशा आपको या तो ऐसा प्रेजेंट करो माइनस करके वहां पे जीरो लिखो और यहाँ पे नोट लिखो, या तो ये लिखो ही मत। ये लिखना क्यों जरूरी है? ये लिखना इसलिए ऐसे जरूरी है क्योंकि आपका कोई भी पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए। ये यहाँ पे नहीं लिखोगे और फिर नोट में भी लिखना भूल गए तो वो क्या अज्यूम करेंगे चेकर कि आपने पेनल्टी का पॉइंट मिस कर दिया, जबकि आपको पता है पेनल्टी इंक्लूड नहीं करना है इसलिए आपने नहीं लिखा, पर चेकर क्या अज्यूम करेगा आपने मिस कर दिया। तो नोट्स में लिखना है, या तो तुम नोट्स साइमल्टेनियसली बनाओ, नोट्स और हाथों हाथ पेनल्टी का नोट लिख लो, या तो फिर ऊपर पेनल्टी लिख के जीरो लिख लो और वहां पे नोट नंबर दे दो, ताकि बाद में उसको नोट में एक्सप्लेन करोगे। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? हाँ हाँ, पर पहले नोट्स लिखोगे बाद में वर्किंग बनाओगे अच्छा नहीं दिखता। साइमल्टेनियसली लिख सकते, मैं वही बोल रही हूँ, वही बोल रही हूँ ना, लिख सकते हो, चलता है। 274.6 और कोई बचा क्या पॉइंट डिस्कस का उसमें से? माइनस करना पड़ेगा तो क्या? जो अपने को 40 किलो कम मिला उसका हाँ करना पड़ेगा। और 40 तो वही बोल रही हूँ ना, आगे कोई पॉइंट क्वेश्चन बचा नहीं है क्या? बचा है ना। अरे है ना यार, कैसा कर रहे हो? वो हो गया, उसके आगे पढ़ो क्वेश्चन। तो लेस एबनॉर्मल लॉस कि नॉर्मल लॉस? क्यों? खराब नहीं निकला है, आया ही नहीं है, पहुंचा ही नहीं है। मैंने आपको कौन सा टॉप क्या लिखा है, ये क्या चीज है? ड्रग, ड्रग है, फार्मास्यूटिकल कंपनी है और ड्रग है। ड्रग क्या होता है? ड्रग क्या होता है? कभी किसी ने देखा है कि कैसा होता है ड्रग? क्या होता है? पाउडर फॉर्म में रहता है। लिक्विड फॉर्म आता है, पाउडर फॉर्म आता है, कुछ ऐसा आता है बेसिकली। तो वो आपके पास रिसीव नहीं हुआ, इसका मतलब क्या है? या तो स्पिल हो गया है, या तो वो जो है इवापोरेट हो गया है, या तो फिर वो जो है उतना शॉर्टेज किस चीज की वजह से हो रहा है? ट्रांजिट में उतना मूवमेंट में गिर गया, खराब हो गया, स्पिल ओवर हो गया, समझ में आ रहा है? उसकी वजह से। और अनलेस एंड अनटिल स्पेसिफाइड कि वो एबनॉर्मल है या उसके साथ कुछ कंडीशन बताइए कि ये लॉस हुआ है ड्यू टू फायर, ड्यू टू थेफ्ट, या ऐसा कुछ स्पेसिफिक सिचुएशन नहीं बताइए, उसको अपन नॉर्मल लॉस ही ट्रीट करते हैं। तो नॉर्मल लॉस ट्रीट करेंगे तो यहाँ पे मैं लिखूं क्या माइनस नॉर्मल लॉस? करते हैं क्या अपन ऐसा? नहीं, उसका खर्चा रहने देते हैं। कहाँ पे माइनस होता है नॉर्मल लॉस? नीचे यूनिट्स में। तो इसका क्या करेंगे अभी? टोटल 275 400 डिवाइडेड बाय यूनिट्स। यूनिट्स कैसे? 1000 यूनिट्स माइनस कितने यूनिट्स? 40 केजीज, 40 जो भी है अभी। तो 960 से डिवाइड होगा, ये आपका एनएल है, नॉर्मल लॉस। कितना? 286.875 रुपीज। तो ये आपका हो गया कॉस्ट पर केजी। अच्छा टोटल लॉस में से लॉस माइनस करेंगे यूनिट वाला। हाँ, नॉर्मल वाला। वही जो ये हुआ तो नॉर्मल वाला वो बोल रहे हैं कि आप 100 लाए तो आपके हाथ में 80 लगता, तो आप जब बेचोगे तो आप 80 पे ही रिकवर करोगे 100 का खर्चा, यानी बचे हुए 20 का। पर एबनॉर्मल में वैसा नहीं करते हो। समझ में आए क्या बात? क्लियर है क्या? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? अब आपके नोट्स के रजिस्टर में ही
क्वेश्चन के नीचे अब आप लिखोगे, ये सब नोट्स में ही लिखा है ना, लिखो सम एडजस्टमेंट्स, क्या नाम से लिखोगे, सम एडजस्टमेंट्स, SOME सम एडजस्टमेंट्स। आपने अभी तक क्या लिखा है, आपने अभी तक ये लिखा है, ये टेबल लास्ट नोट्स में, राइट, ये टेबल लिखा है नोट्स में लास्ट, उसके बाद 2 एग्जांपल लिखे हैं, उसके नीचे लिखो सम एडजस्टमेंट्स। उसमें सबसे पहले लिखो डिस्काउंट्स, फर्स्ट ट्रेड डिस्काउंट, सेकेंड, हाँ चलो पूरा इन डेप्थ लिख लो, फर्स्ट ट्रेड डिस्काउंट, मैं लिखवा रही हूँ ना, डिक्टेट करूंगी आप लिखोगे, ट्रेड डिस्काउंट डैश करके लिखो, डिडक्टेड फ्रॉम परचेस प्राइस, डिडक्टेड फ्रॉम परचेस प्राइस टू कैलकुलेट परचेस कॉस्ट, टू कैलकुलेट परचेस कॉस्ट। जैसे अपन ने 250 माइनस 2% किया था तो 245 आया था, हाँ, उसके नीचे लिखो सेकेंड क्वांटिटी डिस्काउंट, सेकेंड क्वांटिटी डिस्काउंट, सेम ट्रीटमेंट एज ट्रेड डिस्काउंट, लिख लो उसके बाजू में सेम ट्रीटमेंट एज ट्रेड डिस्काउंट। नेक्स्ट लिखो कैश डिस्काउंट, उसके बाजू में लिखो कैश डिस्काउंट इज इग्नोर्ड, कैश डिस्काउंट लिखा ना, इज इग्नोर्ड या इट इज इग्नोर्ड, ऐसा लिखो, कैश डिस्काउंट के आगे लिखो इट इज इग्नोर्ड, इट इज इग्नोर्ड। इसका रीजन क्या होता है, आपको कैश डिस्काउंट अपफ्रंट मिलता है क्या, बहुत सी बार मिलता है और बहुत सी बार नहीं मिलता है, जब आप पैसा देते हो बेसिकली तब मिलता है। आपने अगर अपफ्रंट पैसा दे दिया कैश में तो कैश डिस्काउंट मिल गया, या तो फिर आपने परचेस कर लिया, 4 दिन बाद आपको फोन आया कि भैया तेरे को 2 लाख रुपए भरना है, पर तू आज के आज भर देगा, मेरे को रोकड़ा दे देगा, तो तेरे को 2 लाख की जगह पे 190 चलेगा भरना, समझ में आ रहा है। तो वो किस चीज की वजह से हो रहा है, पैसा आज मिलने की वजह से हो रहा है, उसका परचेस करने से कोई लेना देना है क्या, नहीं, तो इसीलिए वो कैश डिस्काउंट को अपन इग्नोर करते हैं, परचेस से कोई लेना देना नहीं है, उसका लेना देना इसलिए क्योंकि आप पैसा कब पे कर रहे हो, उसका हमारे साथ कोई लेना देना नहीं है, उसका परचेस करने से कोई लेना देना नहीं, उसका क्यों पेमेंट कब हो रहा है उसकी वजह से लेना देना है, कि कैश में पेमेंट कब हो रहा है करके, समझ में आई क्या बात। तो उसको अपन इग्नोर ही कर देते हैं ऑल टुगेदर उसको, यानी अगर आपको बोला है क्वेश्चन में कैश डिस्काउंट 2%, अगर मैंने ट्रेड वहां पे डिस्काउंट की जगह पे लिखा रहता कैश डिस्काउंट 2%, तो आप 250 के ही रेट से परचेस प्राइस बताते थे, 245 नहीं लाते थे, समझ में आया क्या, क्या एडजस्टमेंट करना है, वो लाइन को ही इग्नोर करना है और नोट्स में लिखना है, सिंस कैश डिस्काउंट इज 2%, कैश डिस्काउंट इज नॉट कंसिडर्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ direct material cost and is ignored, we have considered price at the rate 250 rupees per kg only, समझ में आया, ऐसे नोट बना के लिखते थे, क्लियर है क्या। हाँ, तो ट्रेड को कंसिडर करना, कैश को कंसिडर नहीं करना, दोनों तो नहीं चलेंगे क्वेश्चन में, क्योंकि आपको दोनों दोनों डिस्काउंट नहीं मिलते हैं जनरली, क्योंकि आपको जब वो कॉन्सेप्ट समझाया जा रहा था लॉजिकली बहुत वैलिड चीज नहीं है, जिसको ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है वो बल्क में परचेस कर रहा है, उसकी वजह से बल्क में परचेस करने वाला आदमी कैश में पेमेंट कर देगा क्या, तो या जल्दी, कैश डिस्काउंट क्यों मिलता है, जल्दी पेमेंट कर दो, कैश पेमेंट कर दो, उसके लिए मिलता है कैश पेमेंट, यानी बैंक पेमेंट अलाउड नहीं रहता है क्या, बैंक पेमेंट भी अलाउड रहता है, लेकिन उसका मतलब क्या रहता है, तुम जल्दी पे कर दो, कैश डिस्काउंट का मतलब रहता है डिस्काउंट हम इसलिए दे रहे हैं तुम, कि तुम पैसा दे रहे, तुम डेटर खड़ा नहीं रखने हमारा, तुम हमारी बुक्स में एज अ डेटर खड़े नहीं हो और कन्वर्ट हो गए कैश में, कैश या बैंक में, इसके लिए डिस्काउंट मिलता है। तो उसका मतलब क्या हो गया, अपन ने पैसा जल्दी दे दिया, जब अपन बल्क में क्वांटिटी खरीदते हैं तो अपन पैसा जल्दी देने की कैपेसिटी में रहते हैं क्या, अपने को ज्यादा खर्चा लगेगा, तो अपने को भी तो पैसा चाहिए ना, तो अपन क्या बोलेंगे अपने क्रेडिटर को, रुक भैया बाद में पे करेंगे, समझ में आया के बाद।
ट्रेड डिस्काउंट और क्वांटिटी डिस्काउंट में बहुत माइन्यूट सा फर्क होता है. जनरली ट्रेड डिस्काउंट क्वांटिटी की वजह से ही मिलता है, बट कभी कभार आपके और मेरे टर्म्स है, क्योंकि आपका कहीं दूर दूर से मेरे से नाता है, इसलिए मैंने आपको डिस्काउंट दिया, तो वो आपका ट्रेड डिस्काउंट कंसिडर होगा, दो नॉट क्वांटिटी डिस्काउंट. समझ में आया क्या? इसीलिए बोल रही हूँ, एग्जाम्पल में सही फिट हुआ ना. लॉजिक समझा क्या? ट्रेड डिस्काउंट और क्वांटिटी डिस्काउंट में फर्क. कभी कभार क्या होता है, आपके रिलेशन सप्लायर के साथ उससे अच्छे होते हैं कि सप्लायर बोलता है जान दे तू डिस्काउंट ले ले, ठीक है, तो इसलिए अपने को जो डिस्काउंट मिल जाता है वो ट्रेड डिस्काउंट का पार्ट होता है, दो नॉट क्वांटिटी की वजह से. अपन ने ज्यादा क्वांटिटी परचेस नहीं भी करी हो तो भी अपने को डिस्काउंट मिल सकता है. समझ में आया क्या? लॉजिक क्लियर है? अभी ये डिस्काउंट्स वाले सेक्शन के आगे लिखो दूसरा सेक्शन, उसके नीचे लिखो गवर्नमेंट सब्सिडी एंड ग्रांट. गवर्नमेंट सब्सिडी एंड ग्रांट. नहीं नहीं, नेक्स्ट. जैसे आपने यहाँ पे डिस्काउंट्स लिखा था, कहाँ पे लिखा था डिस्काउंट्स? यहाँ पे डिस्काउंट्स लिखा था, उसमें दो तीन हो गए, क्वांटिटी और थर्ड कैश, ये हो गया. अभी ये जो डिस्काउंट्स लिखा था उसमें यहाँ पे सेकंड आ जाएगा, फोर्थ नहीं है. गवर्नमेंट सब्सिडी ग्रांट और इंसेंटिव. ठीक है क्या? लिखा, हेडिंग लिखा. अभी देखो इसमें लिखो इट इज डिडक्टेड फ्रॉम द परचेस कॉस्ट. इट इज डिडक्टेड फ्रॉम द परचेस कॉस्ट. इट इज डिडक्टेड फ्रॉम द परचेस कॉस्ट if the grant oblique subsidy oblique incentive, if the grant subsidy or incentive is explicitly provided against that purchase. इसका मतलब क्या होता है? इसमें दो चीजें हैं. देखो, अभी गवर्नमेंट ने बोला है कि हाँ सोलार लगाओ, मैं सब्सिडी दूंगा, ठीक है, तो आपने सोलार लगाया तभी सब्सिडी मिलेंगी. समझ में आ रहा है? अब गवर्नमेंट ने बोला है आपको दूसरा केस कि भैया जो भी स्टार्टअप बनाएगा ना उसको पहले साल में टैक्स माफ करूंगा सब्सिडी के फॉर्म में, जितना भी टैक्स लगता रहा उतने की सब्सिडी मिल जाएंगी, समझो, ठीक है. तो आपने स्टार्टअप कराया इसलिए आपको सब्सिडी मिला, ना कि आप परचेस करने गए थे इसलिए. यहाँ पे आपने सोलार परचेस कर लिया यानी आपको गवर्नमेंट की सब्सिडी मिल गई. समझ में आ रहा क्या फर्क? पर आपने स्टार्टअप में सोलार परचेस किया तो आपको स्टार्टअप वाला जो सब्सिडी है वो नहीं कंसिडर करना, सिर्फ सोलार वाला सब्सिडी कंसिडर करना. समझ में आ रही क्या बात? डिफरेंस जो पर्पस के लिए है वो पर्पस के लिए अपन ने परचेस किया क्या, वो इम्पोर्टेंट है. अगर गवर्नमेंट ने बोला है आप टैक्स फ्री एरिया में, या बहुत सी बार गवर्नमेंट बोलती है कि ये इंडस्ट्रियल एरिया में आप अपना इंडस्ट्री सेटअप करोगे तो आपको उस पर सब्सिडी मिलेंगी आपके इंडस्ट्री सेटअप करने पे. अगर आपको पता है बहुत सारी प्लेसेस डेडिकेटेड है कि वो, हाँ क्या, MIDC नहीं भैया, SEZs जो होते हैं, तो SEZs जो होते हैं वो जगह अपने को स्पेसिफाई करी रहती गवर्नमेंट ने, वो जगह पे आपने बिजनेस सेटअप किया तो गवर्नमेंट आपको सब्सिडी देगा, कुछ इंसेंटिव देगा. इंसेंटिव क्या देगा? बोलेगा मैं 50,000 रुपए अपफ्रंट आपको इंसेंटिव देता हूँ फॉर एग्जाम्पल. तो आपको 50,000 रुपए आपके बिजनेस की वजह से मिल रहे हैं क्या? नहीं, आपने बिजनेस वो जगह पे सेटअप करा उसकी वजह से मिल रहा है. बिजनेस कहीं और भी कर सकते थे, वो बिजनेस की वजह से है क्या? नहीं. तो वो डायरेक्ट नेक्सस रखता है कि अपने परचेस से, अपने बिजनेस से नहीं, तो वो अपने इधर कंसिडर नहीं होगा. समझ में आ रहा है लॉजिक? लॉजिक समझ में आ रहा है क्या? अभी जैसे गवर्नमेंट ग्रांट सब्सिडी लिखा उसके नीचे ही एक और हेडिंग डालो, ड्यूटीज एंड टैक्सेस. ड्यूटीज एंड टैक्सेस, उसमें सबसे पहले लिखो कस्टम ड्यूटी. ड्यूटीज एंड टैक्सेस, उसमें सबसे पहले लिखो कस्टम ड्यूटी.
कस्टम ड्यूटी लिखा, इट जनरली forms part forms part of your total cost of material and hence cost of material per unit मतलब क्या है, कस्टम ड्यूटी कब लगती है, जब आपने इंपोर्ट किया उस पे लगती है। आपने रॉ मटेरियल इंपोर्ट किस खुशी में किया, सेल करने की खुशी में किया। अगर आप इंपोर्ट नहीं करते थे तो ड्यूटी लगती थी क्या, क्योंकि आपने इंपोर्ट किया इसलिए ड्यूटी लग रही है। समझ में आ रहा है, क्योंकि आपने इंपोर्ट किया इसलिए ड्यूटी लग रही है। तो वो इंपोर्ट करने पे जो ड्यूटी लगती है वो ऐड होंगी, खर्चे का पार्ट बनेगी, ठीक है। हाउएवर इफ क्वेश्चन if question explicitly mentions that you can take rebate oblique relief of custom duty, then custom duty should not form part of your total cost. Should not form part of your total cost. इसका मतलब क्या है, अपने को कस्टम ड्यूटी लग तो रही है, पर अपने को रिबेट या रिलीफ मिल रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने मोबाइल फोन के लिए प्रोसेसर्स इंपोर्ट किए। अभी प्रोसेसर इंपोर्ट करने के बाद बाकी का सब जो है वो यहीं पे मैन्युफैक्चर कर रही हूँ मैं। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, तुम मेक इन इंडिया इनिशिएटिव कर रहे हो तो तुमको इंपोर्ट का खर्चा हम माफ करेंगे। तो आपको जो इंपोर्ट में कस्टम ड्यूटी लगी है वो कस्टम ड्यूटी हम आपको रिफंड कर देंगे, रिफंड इन द फॉर्म ऑफ रिबेट या तो रिलीफ यानी रिफंड मिलना, रिबेट यानी तुमने जो पैसा भरा है तुमको दूसरी बार जब पैसा भरना पड़ेगा उसमें से एडजस्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या, गवर्नमेंट के पास अपना खाता हो गया बेसिकली, अपन ने एडवांस में पैसा भर के रखा है गवर्नमेंट को, ऐसी बात होगी बेसिकली। समझ में आ रहा है, जिनका जीएसटी हुआ है ये इनपुट क्रेडिट कॉन्सेप्ट हो गया। समझ में आ रहा है लॉजिक। इनकम टैक्स में थोड़ा सा है, वैसा नहीं है एग्जैक्टली। इनपुट टैक्स क्रेडिट का कॉन्सेप्ट पता है, जिनका आईडीटी हुआ है जीएसटी उनको पता है, तो उनको बोल रही हूँ ऐसा ट्रीटमेंट होता है उसका। बेसिकली आपको ये समझना है, जब रिबेट या रिलीफ मिल रही है यानी आपको जो खर्चा लगा वो वापस मिल जा रहा है। देखो सब्सटेंस ओवर फॉर्म ये देखा जाता है, खर्चा अपनी जेब से लगा क्या, सब्सिडी में भी वही लॉजिक है, अपने जेब से खर्चा लगा क्या, अपनी जेब से खर्चा लगा और गवर्नमेंट ने अपने को उसके अगेंस्ट पैसा दे दिया, तो आइडियली अपनी जेब से खर्चा लगा क्या, नहीं। रिलीफ या रिबेट में भी वैसी बात है, ड्यूटी लगी कस्टम ड्यूटी पर वो बाद में गवर्नमेंट अपने को वापस दे रही है, तो बेसिकली अपनी जेब से गई क्या, नहीं, तो अपने को बेनिफिट है, तो फिर अपन ने कंसीडर नहीं करना वो दोनों भी केसेस में। समझ में आया क्या, क्लियर है। अभी कस्टम ड्यूटी के नीचे लिखो जीएसटी, ब्रैकेट में इनडायरेक्ट टैक्स, अभी जीएसटी किसको लगता है, अपन कोई प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं उस पे कंज्यूमर को लगता है, कंज्यूमर को चार्ज होता है जीएसटी का बर्डन इज बोर्न बाय कंज्यूमर, अल्टीमेट कस्टमर रेसिपिएंट यानी कंज्यूमर ही होता है ना, कंज्यूमर को बोर्न होता है, ठीक है। तो अभी जीएसटी के लिए कैसा होता है, हम अगर मैंने समझो ये बॉटल बनाने के लिए स्टील परचेस किया, स्टील पे है जीएसटी, स्टील पे मेरे को लग गया जीएसटी, बट अब मैं ना मेरा बहुत बड़ा बिजनेस है और मैं जीएसटी के अंडर रजिस्टर्ड भी हूँ, तो मैं पूरा स्टील मेरे लिए कंज्यूम कर रही हूँ क्या, नहीं, मैं क्या कर रही हूँ स्टील कंज्यूम करके आगे बॉटल बना रही हूँ। अब बॉटल आगे मैं किसी को बेचूंगी तो कोई और कंज्यूम कर रहा है बॉटल, मतलब वो स्टील बॉटल मेकर जो है वो कोई दूसरा पर्सन कंज्यूम करेगा, तो आइडियली वो जीएसटी जो मुझे लगा स्टील पे वो मैं कंज्यूम कर रही हूँ क्या, तो मुझे लगना चाहिए था क्या, नहीं। तो बॉटल पे जो जीएसटी लगेगा, स्टील पे जो जीएसटी लगा वो मेरा खर्चा हो गया,
तो वो मुझे वापस मिल जाएगा जब बॉटल पे जीएसटी भरने की बारी आएगी। तो गवर्नमेंट क्या बोलेंगी, बॉटल पे 1 लाख रुपया जीएसटी भरना है, स्टील पे मैंने 60,000 भर चुकी थी, तो गवर्नमेंट क्या बोलेंगे, देखो 1 लाख रुपए का जीएसटी भरना है बॉटल पे, 60,000 तूने ऑलरेडी स्टील पे भरा है, तो सिर्फ तू बचा हुआ 40,000 ही भर। समझ में आ रहा है? तो मेरे को 60,000 एक्चुअली में खर्चा लगा क्या? नहीं। और वो जो 1 लाख रुपए का मैं बॉटल पे जीएसटी भर रही हूँ, मैं खुद की जेब से भर रही हूँ क्या? नहीं, मैं कस्टमर से रिकवर करके भर रही हूँ। कस्टमर को बोल रही हूँ 100 रुपए की बॉटल, 25 रुपया जीएसटी, 125 रुपए की बॉटल। समझ में आया? तो कस्टमर से मैंने रिकवर कर लिया, तो मेरे जेब से ना वो 1 लाख रुपया लगा, ना 60,000 रुपए का जो जीएसटी मैंने किसके लिए दिया था, स्टील के लिए दिया था, वो मेरी जेब से लगा। तो जब मुझे इनपुट क्रेडिट मिल जाता है, या फिर क्वेश्चन में लिखा रहता है कि मैं रजिस्टर्ड सप्लायर हूँ, क्या लिखा रहता है? सप्लायर। या तो ऐसा लिखा रहता है आई एम रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, यानी तो कंपनी इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, कहीं पे भी रजिस्टर्ड वर्ड दिखा, रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, इसका मतलब क्या है, अपने को क्रेडिट मिल जाएगा। या तो अगर क्वेश्चन में एक्सप्लिसिटली ऐसा बोला है कि यू आर नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, या तो फिर ऐसा लिखा है कि यू यू विल नॉट गेट इनपुट क्रेडिट ऑफ द सेम, ऐसा कुछ लिखा है, इसका मतलब पूरा खर्चा जो है वो अपने सिर पे मंड रहा है। दो चीजें है, अपन अगर रजिस्टर्ड है तो अपने को उसका क्रेडिट मिल जाता है, जैसे अपने को रिबेट मिल रही है, ऐसी बात होगी, जैसे अपन ने कस्टम में लिखा रिबेट मिल रही है। और दूसरा वाला केस कैसा है, अपन अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो अपने को रिबेट नहीं मिल रही है, वैसा सिचुएशन। तो जब अपने को रिबेट मिल रही है वाला सिचुएशन है, उसको बोलते हैं अपने को इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल रहा है। क्या मिल रहा है? क्या मिल रहा है भैया? क्या मिल रहा है? सृष्टि क्या मिल रहा है? जब अपने को अपना लगे हुए खर्चे का बेनिफिट मिल जाता है इनपुट टैक्स क्रेडिट के फॉर्म में, तो आइडियली अपना वो खर्चा हुआ क्या? नहीं, तो अपन कंसिडर नहीं करेंगे। बट अगर अपन रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है, अपन अनरजिस्टर्ड पर्सन है, अपन ने रजिस्टर नहीं किया, या अपन स्मॉल मैन्युफैक्चरर है, अपन ने रजिस्टर नहीं किया, तो फिर अपने को जो 60,000 रुपए का स्टील पे जीएसटी लगा था वो अपने जेब से जाएगा। तो जब अपने जेब से कोई खर्चा जाता है उसको खर्चे में ट्रीट करना पड़ेगा, तो तब अपन टैक्स ऐड करेंगे जीएसटी का। समझ में आया क्या? लॉजिक समझा सबको? क्लियर है? समझ में आई बात? ये आपको और क्लैरिटी मिलेंगी, आपका जीएसटी जब शुरू होगा ना, आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी मिलेगी। लिखो जीएसटी के डिस्क्रिप्शन में, इट इज excluded from cost of purchase, that is ignored and not adjusted, if input credit of the same is available, that is कैसे लिखते हैं, I dot E dot, ठीक है, that is आगे that is तक सब लोग आगे ना, हाँ, that is question mentions that we are registered under GST. Full stop. नेक्स्ट लाइन में लिखो however cost of GST is added and included while calculating cost of direct material if question mentions we are not registered under GST, or
or are an unregistered entity. अगर क्वेश्चन में ऐसा भी नहीं बताया आप रजिस्टर्ड हो और अगर अनरजिस्टर्ड हो तो क्या समझोगे? अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो क्या करोगे? क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन ने कुछ नहीं बताया, क्वेश्चन में बोला जीएसटी कॉस्ट। ऐसा कैसे क्या करेगा? अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बताया दैट मीन्स क्या है, अपन रजिस्टर्ड पर्सन है, तो फर्स्ट वाला पॉइंट अपन इग्नोर करेंगे, एक्सक्लूड करेंगे कॉस्ट को। समझ में आया क्या? मतलब क्वेश्चन अगर साइलेंट है तो अपन रजिस्टर्ड पर्सन है, रजिस्टर्ड है वैसा समझेंगे। तो लिख लो थर्ड पॉइंट, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, if question is silent on whether we are registered or unregistered, if question is silent on whether we are registered or unregistered, it is assumed that we are registered entity. It is assumed that we are registered entity. समझ में आया क्या? हाँ, कोई भी केस में इसका नोट लिखना मैंडेटरी है, कोई भी केस में इसका नोट लिखना मैंडेटरी है। आप रजिस्टर्ड हो नोट लिखना है, आप अनरजिस्टर्ड हो नोट लिखना है, क्वेश्चन अगर साइलेंट है तो भी नोट लिखना है। यानी हर केस में एक नोट ये पक्की है कि आपको जीएसटी अगर दिया है क्वेश्चन में तो नोट लिखना है, कस्टम ड्यूटी अगर है तो नोट लिखना है, अगर आपको गवर्नमेंट ग्रांट या गवर्नमेंट इंसेंटिव या गवर्नमेंट सब्सिडी बोला है तो नोट लिखना है, अगर आपको ट्रेड डिस्काउंट बोला है तो नोट लिखना है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ क्या ट्रीटमेंट कर रहे हो, अगर आपको कैश डिस्काउंट बोला है तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ क्या ट्रीटमेंट कर रहे हो नोट लिखना है। ये सब मैं जो लिख पा रही हूँ ये स्पेशल केसेस है, इन सब की नोट लिखना है। तो बचावा जो है अपन कल देखेंगे। ओके, चलो दैट्स इट फॉर द डे। जितनी जास्त